atomic structure, that is the alpha scattering experiment. In this part we shall discuss explanation with, यानी इसको विस्तार वे में हम आज बताएंगे आपको, और दैट इज द पोर्शन ऑफ द कंपटीशन, उसमें कहाँ कंपटीशन का पॉइंट्स है वो आप जज करेंगे, उसको आप डिसाइड करेंगे, उसको निकालेंगे और उस आधार पे अपने को आगे बढ़ेंगे। ये देखेंगे जरूर, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली सभी के पास नॉलेज है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए वो देखिए आज। हम एक बार रिपीट कर देते हैं इसको कि 1909 में ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। रदरफोर्ड साहब ने जो गोल्ड फॉइल लिया था, सोने का पन्नी लिया, उसका वेट क्या थी वो आपको मालूम, कल मैं बता दिया था। 10⁻⁴ सेंटीमीटर के आर्डर का था वो। उस पर अल्फा कण का बम्बार्डमेंट किया गया था, दैट इज द हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स कोलाइड्स विद द गोल्ड फाइल्स। गोल्ड फाइल के ऊपर जो आवेशित कण है उसको हम बहुत तीव्र गति से उसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया था, बौछार किया गया था। उस बौछार करने के बाद उस बम्बार्डमेंट में क्या आउटकम्स निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, ये इस पर डिस्कशन की बात है और उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ कुछ टर्म्स इसमें नए हो सकता है आपको मिलेंगे, वो आप जजमेंट करेंगे भी और डिसाइड भी कर लेंगे कि आज के इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट अस नाउ डिस्कस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये देख लेंगे जो हम ये सर्कुलर बना रहे हैं, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड सराउंडेड बाय द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं। यहाँ नीचे अंदर जो गोल बना रहे हैं हम, ये उसकी डिसीजन यहीं से होना है। और देखिए ये स्थिति आपके सामने आ रही है। गोल्ड फाइल, गोल्ड फाइल है, इस पे अल्फा पार्टिकल्स कोलाइड कर रहा है। कुछ पार्टिकल्स का हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन, कुछ ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक हिंदी में बोलते हैं त्रियक, त्रियक संघट, और जो हेड ऑन है वो एकदम सीधा है। ये देखिए तब मैं बताया भी था कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गया इस रास्ते पर, उसी रास्ते से वापस आ जाता है। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज सम डेविएशन और विदाउट डेविएशन। आप देखिए यहाँ कुछ डेविएशन आ रहे हैं और कुछ पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो जैसे जा रहा है स्टेट वे में ही वो मूव कर रहा है। मतलब आपको ये लगता है कि पेनेट्रेट करते हुए छेदते हुए उस गोल्ड फाइल को आगे बढ़ जा रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट निकाला, ये देखते रहे कि अल्फा स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या आउटकम्स आती है? पहला, फर्स्ट आउटकम्स ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड वाज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। पहला आ गया, इस एक्सपेरिमेंट से आउटकम्स निकल करके आ गया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। दूसरा निकलता है कि out of 20,000 alpha particles, one of the alpha particles
that decide that the parts, the whole mass of the atom concentrated at a point, that is called nucleus. Second outcomes are the whole mass of the atom concentrated at a point, that is called nucleus. दूसरा तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी आ जाती, ये देखिए बैक एंड पार्ट की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी आ गई, न्यूक्लियस नाभिक का खोज आ गया। नाभिक का खोज किसने किया? डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड। सारी चीजें आपके सामने एकदम पूरी पॉइंट्स आ रही है। कहा कि द होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हर आपके शरीर के बॉडी का होल मास एक जगह पे केंद्रित है और उसको आप अपने भाषा में नाभिक कहते हैं, उसी को केमिस्ट्री के भाषा में नाभिक कहा जाता है। हमारा आपका समस्त द्रव्यमान आप पूरे शरीर का जितना भी हो 40 किलो का हो, उसका 40 किलो का एक कहिए समस्त जो पार्ट का सेंटर ऑफ पॉइंट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो आपका न्यूक्लियस यानी नाभि है बॉडी का। हर एक बॉडी का, हर एक मैटर का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, उसको ही हम केमिस्ट्री की भाषा में न्यूक्लियस कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहते हैं। दूसरा पॉइंट से यहाँ निकल गया। तीसरा पॉइंट से यहाँ देखिए, the deflection of the alpha party from some points that indicates that the concentrated part of the atom is positively charged। ये कैसे पता चल गया? ये कैसे डिसाइड हो गया कि जहां उस एटम का होल मास कंसंट्रेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है? बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। वो हीलियम एटम का जो उसमें से दैट इज द इलेक्ट्रॉन सराउंडेड और सर्कुलेटेड व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, द रेस्ट मास इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। वो धनात्मक आवेश वाला है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बैक हो रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ जो भी मास है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो धनात्मक वाला है। यानी ये बात आपसे निकल गई कि किसी एटम का जो समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज। नाभिक धनावेशित होता है, ये ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज। देखिए न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये भी डिस्कवरी निकल जाती है। क्या देखिए चौथा नंबर फोर्थ पे रदरफोर्ड कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसके पहले हो चुकी थी जे थॉमसन के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज सर्कुलेटेड अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये सर्कुलेशन है, इसके विषय में वो बेचारे कुछ बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और कैसा चक्कर है पता नहीं, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये तो रहा आपके जो कॉमन बुक्स में है, एनसीईआरटी है, सब जानते हैं, सारे लोग मानते हैं। जो सब जानते हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको तो कंपटीशन में आना है,
तो कंपटीशन में आने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए जो औरों से अलग हो। तो औरों से अलग वाले हिस्से में देखिए क्या हो रहा है कि देखिए ये होगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है, then the happening occurs that at a some points where the alpha particles go back, एक ऐसा जगह होगा यानी ये न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस होगा जहाँ से अल्फा पार्टिकल वहाँ से सीधे वापस आएगा। यानी जैसे आप ही समझ लीजिए रिपल्सन तो कहीं कहीं होना है, बिकॉज बोथ पार्टिकल्स बोथ पार्ट इज द पॉजिटिवली चार्ज, और कहीं ऐसा बिंदु होगा जहाँ से रिपल्सन होगा। देखिए मान लेते हैं ये यहीं से बैक हो जा रहा है, तो ये हम कहें क्या, इस न्यूक्लियस से और इसके बीच की दूरी को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते एंड देन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वह न्यूनतम डिस्टेंस है जहां से अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता 180 डिग्री में बदल लिया है। अब ये कंपटीशन से आपसे पूछा जा सकता वो जगह बताइए, वो डिस्टेंस बताइए न्यूक्लियस से जहां से अल्फा पार्टिकल आपका वापस आ गया, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कैलकुलेशन करना है। एक आ गया। दूसरा पार्ट आ रहा है, ये देखिए ये तो सीधे गया स्टेट वे में और उसी स्टेट वे से बाहर आ रहा है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, लेकिन कोई ऐसा पार्टिकल आया होगा जहाँ से ये स्कैटरिंग आकाश, ये स्कैटरिंग हुआ होगा, तो इस डिस्टेंस से ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, बात समझ रहे हैं हो, ये जो आपका एक रिफरेंस पॉइंट हो गया, इस रिफरेंस पॉइंट से वो अल्फा जो पार्टिकल्स है वो जो जा रहा है वो कितने डिस्टेंस पर जा करके स्कैटरिंग हुआ होगा, स्कैटर हुआ होगा, बिखरा होगा, स्कैटरिंग माने बिखरना, वो बिखरा हुआ होगा। तो वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना या बताना है। तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, हम यहाँ निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड बी नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर को आपको कैलकुलेट करना है। नई चीजें निकल गई। जब ये स्कैटरिंग हुआ होगा तो कुछ एंगल बना होगा, देखिए ये एंगल है, तो वो एंगल को भी कैलकुलेट आपको निकालना पड़ सकता है या बताना पड़ सकता है। तो ये स्थितियां आपके सामने यहाँ आ रही हैं, यानी ये 2-3 ऐसे पार्ट्स हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी तो रदरफोर्ड के विषय में सभी जानते हैं, जो सब जानते हैं वो नहीं आएगा, या यूँ जानिए जो आपको आ रहा है आसानी से समझ में आ गया, देन इट विल नॉट कम्स इन योर कंपटीशन एग्जाम। ये बस अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि जो आपको समझ में आ गया समझ लीजिए क्यों नहीं आएगा, तभी वो वैकेंसी वहाँ क्रिएट होगी और फिर दूसरा पढ़ने का आपको इच्छा करेगा। नहीं सोच लेगा अरे हम तो परफेक्ट हैं, तो परफेक्ट है तो भैया घर पे रहो, कोई जरूरत है आपको डॉक्टर बनने की या आगे बढ़ने की। हमेशा वैकेंसी क्रिएट किए रहिए। और गुड स्टूडेंट हैज ए स्कोर ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर हैंड। ये अच्छा विद्यार्थी वही है जिसके साथ कम से कम 20 डाउट्स एवरी टाइम से एग्जिस्ट करता हो। हर सब्जेक्ट में 20 डाउट्स एग्जिस्ट एट ए टाइम। किसी भी समय 20 डाउट्स आपको बने रहने चाहिए, तब तो आप कंप्लीटर हैं, अदरवाइज हट जाइए उस मेन स्ट्रीम से, आपके मन का नहीं है मामला। और 20 जो डाउट्स बनेंगे हो सकता है उसमें से 2-4 डाउट्स आपके रोड पे चलते हुए क्लियर हो जाए, ये भी जान लीजिए। क्योंकि जितने कॉम्पिटिशन्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं वो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस पे बनते हैं, कहीं से मनगढ़ंत नहीं होता।
आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगा तो आपको लगेगा ये भी संभव है, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने तो कभी डिसेक्शन किया ही नहीं। आप कम पढ़िए लेकिन उस प्रॉब्लम को डिसेक्शन ज़्यादा करिए। डिसेक्शन समझ रहे हैं, बायोलॉजी वाले हैं आप लोग, तो मेरे से बेटर तो शायद आप जान रहे हैं कि डिसेक्शन क्या होता है। हर एक दिन से उसको काट छाँट करिए, एक प्रॉब्लम पढ़िए 1 घंटा में, लेकिन कितने भी विधियों से उसको हम डिसेक्शन कर सकते हैं वो एनालिसिस कर लीजिए, उसी में से प्रॉब्लम आएगा। कोई दूसरा नया प्रॉब्लम आपके सामने नहीं रखा जाएगा, नहीं रेज किया जाएगा, आने बहुत आसान प्रॉब्लम दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ लेवल कैसे होता है। तो रही बात ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, इम्पैक्ट पैरामीटर्स की, क्योंकि डेरिवेशंस की बात है तो हम आपको डेरिवेशंस नहीं दे सकते, और ना आपके एग्जाम में आना, आपको तो रिजल्ट चाहिए, रिफाइन मटेरियल चाहिए, बना बनाया चाहिए, ताकि हम उसका उपयोग कर लें और फिर आगे बढ़ लें। ये कंपटीशन है, ये आप अपने अनुसार डिसाइड करने का प्रयास न करो। आप जो गुरु लोग आ रहे हैं आपके सब लोग, वो लोग आपको प्रोवाइड्स करेंगे कुछ ऐसे रिफाइंड मटेरियल्स को, ऐसे रिफाइंड फार्मूले को, जहाँ देखते ही रखते ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, एब्सोल्युटली 100% रिजल्ट आपका सही आएगा। फिलहाल अब तो रही बात हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर्स एंड रिलेशन बिटवीन थीटा, जो स्कैटरिंग एंगल है उसके विषय में हमको बात करनी है। फिलहाल आइए हम इस फार्मूले में आपको कुछ वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं, ताकि उसका उपयोग सीधे आप कर लीजिए एग्जाम के दिन में, या कहीं ऑब्जेक्टिव सीधे भी बन जाता है तो आसानी से उसको कर लें। तो देखिए होता क्या है, B = 2D cot θ/2, ये देख लीजिए, ये आपका आ गया 2D cot tan θ/2। अगर आपको इम्पैक्ट पैरामीटर मालूम है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का इम्पैक्ट पैरामीटर मालूम है, स्कैटरिंग एंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थीटा की वैल्यू दिया रहेगा। अब ये थीटा आपके लिए विषय आ गया कि बायो के लिए आप साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा का मान याद करें क्या? नहीं, ये सब आपके प्रॉब्लम में दे देगा कि tan 45 = 1, tan 90 = इनफाइनाइट, जो भी 0 आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें दी रहेंगी। उस पर आपको अपने दिमाग पे स्ट्रेन नहीं करना है, उस पर दबाव नहीं डालना है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा प्रॉब्लम में, या उस पेपर के पहले ही पेज पर लिखा होगा। सामान्यतः उस प्रॉब्लम में ही लास्ट में ब्रैकेट में दे दिए जाते हैं, एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक वेट हो, चाहे थीटा की वैल्यू हो, ये सब सारी कैलकुलेट करके दे दिए जाते हैं। दूसरा आ रहा है, ये देखेंगे कि जो स्कैटरिंग होकर के अल्फा पार्टिकल निकला आफ्टर द कोलिजन विद द गोल्ड कॉइल्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए होंगे, उसकी कैलकुलेशन आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। तो वो देखिए, ये स्थितियाँ हैं कि हम निकालें उसको n थीटा दैट इज इक्वल टू n p स्मॉल n p, देखते रहिएगा। फिर नीचे आप आएगा 8 पाई एप्सिलॉन 0, देखते हैं यहाँ स्क्वायर k है, यहाँ k, और यहाँ e⁴ z स्क्वायर साइन θ/2। ये फार्मूला देखिए, सारी चीजें इसके अंदर, सारी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन? T इज द विड्थ ऑफ द गोल्ड कॉइल, जो सोने की पन्नी कितना पतला लिए हुए हैं वो आपका यहाँ से T बताएगा। विड्थ ऑफ द गोल्ड कॉइल, ये गोल्ड कॉइल है, उसका विड्थ क्या है? Z
कौन सा आप मेटल यूज कर रहे हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट वैल्यू है। ये देखिए Nt नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट माने तो उस पर पड़ रहे हैं, n इक्वल टू, जो n है वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम के साथ है। एप्सिलॉन 0 जान ही रहे हैं, साइन स्क्वायर जान ही रहे हैं, साइन की वैल्यू क्या है, यानी ये जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोसेक में अगर ले जाना चाहें तो क्या हो सकता है, ये ऊपर जाएगा तो कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऊपर ले जाएंगे साइन 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक थीटा, तो वहां पर भी इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अब इसका मतलब हम आप जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कितना होंगे वो निकाल सकते हैं। देखिए ये जेड एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के पावर 4 है, और जो विड्थ है वो जितनी मोटाई है, कितना मोटा है, ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। और देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के इज द पोटेंशियल एनर्जी, के इज द पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो देन दैट इज इक्वल टू हाफ m/v², ये आप जान रहे हैं, लोड है। ये दो फार्मूले आपके लिए कॉम्पिटिशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछता है तो आप बताएंगे कि ये जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पे जाके इम्पैक्ट कर रही है, कोलाइड कर रही है, तो वो डिस्टेंस जहाँ तक गई और वहीं से बाउंस हो जाता है, तो यहाँ से और इसके बीच की दूरी ही हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। बट when it is possible, when the alpha particles moves towards the nucleus, then its kinetic energy converted into the potential energy. When the kinetic energy and potential energy are equal, then the alpha particles reflects from the nucleus. वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है ये पार्टिकल्स, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है, और वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से ऊपर से जहाँ पर ये ऐसे हो जा रहा है, मतलब स्कैटरिंग हो जा रही है, उस स्कैटर पार्ट को हम यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आए, दैट इज ऑल अबाउट द आउटकम्स ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई थिंक दैट दिस डाटा इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक्स। आपके बुक्स में ये डाटा अवेलेबल नहीं है लेकिन NCERT में नहीं है, यानी आपके इंटरमीडिएट लेवल्स के बुक पर है। हाँ, ये आपको अवेलेबल है लेकिन वो फॉरेन राइटर्स के आपके बुक्स को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तब ये मिल जाएगा। कोई मॉडर्न फिजिक्स का आप बुक से मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बुक्स उठाएंगे, ये सारी चीज़ें डेरिवेशन के साथ मिलेगा। बड़ा है इसलिए हम उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि थियोरेटिकल अप्रोच नहीं है, आपके पास हमको ऑब्जेक्टिव के रूप में देना है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर लाई गई। अब देखिए इसकी बात आ रही है, ये तो मेरिट्स पार्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का है। अब डीमेरिट कहाँ से रहा, क्योंकि हर एक चीज़ का जितना मेरिट पार्ट होता उतना ही डीमेरिट भी होता। अब रही बात हम कौन सा चीज़ लाइक करते हैं, यदि हम मेरिट वाला लाइक करेंगे तो हमको मेरिट दिखता है, और डीमेरिट उसको लाइक करेंगे तो हमेशा उसमें खराब ही चीज़ नज़र आएगा। फिलहाल क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है तो इसके दोनों तो पार्ट्स होंगे, प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों होंगे, और इसमें से जिसके आधार पे यह रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कार्ड कर दिया जाता है, दैट इज डिस्कार्डेड बाई, तो वो क्या है,
एक मेजर इवेंट था यही कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलेशन है वो सही रूप से उसकी ट्राजेक्ट्री को डिसाइड नहीं कर पाया कि ट्राजेक्ट्री क्या होगी उसका। बस इन्होंने कहा दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये रिवोल्यूशन है, ये चलता रहा ऐसे। तो क्लार्क मैक्सवेल साहब, मैंने बताया 1911 में क्लार्क मैक्सवेल जो फिजिक्स साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट, उसने कहा कि when the charged particles moves, then it radiates electromagnetic waves, and the velocity of the electromagnetic waves is equal to the 3 into 10 power 8 meter per second। जो पार्टिकल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की वेव से चल रहा होगा, उसके विषय में रदरफोर्ड साहब आप बात कर रहे हो, और वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और न्यूक्लियस के अराउंड वो सराउंड कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी में कमी होगी। द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज डाउन अल्टीमेटली एट ए टाइम दिस इलेक्ट्रॉन्स comes into the nucleus। इसका मतलब है कि जब ये इसकी एनर्जी घटेगी तो इसका जो पाथ है यानी ये डिस्टेंस है ये भी घटना चालू करेगा। देखिए ये घट रहा है और घटते घटते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो देख लीजिए यहाँ से कि यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, जबकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब इसके आधार पर आप अपना इन्फरेंस निकालिए, निष्कर्ष निकालिए, क्या संभव है कि नहीं। क्यों? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, then both are the opposite charges and opposite charges are attracting each other। Why not electrons resides in the nucleus? इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं रह सकता? नहीं, इलेक्ट्रॉन इज द डबल नेचर, वो तो वेव्स भी है और पार्टिकल भी है। जो 1927 में हम आपको बताएंगे कि ड्यूअल बिहेवियर कैसे आ जाता है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट ए रिपल्सिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो वही तो बात हो रही है। तो व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन्स इज रेजाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं जा सकता? और रदरफोर्ड क्लार्क मैक्सवेल साहब कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल। आगे आपके सामने एक कंक्लूजन निकल के आया, फिर से समझ लीजिए। क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि जो आवेशित कण है वो जब उसका हम दोलन करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा करेगी। और जब विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होंगी उसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, नाभिक धनावेशित है, both are the opposite charge, they attract to each other, why not electrons occupy the nucleus? अब समस्या यहाँ आ रही है आपके समझ से। मैक्सवेल तो कह दिया दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन आप बताइए, अपना निष्कर्ष निकाल के यहाँ बताइए कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग कर रहा है। स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो रहेगा तो कहीं कहीं, ये तो है। न्यूक्लियर फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट ए रिपल्सिव फोर्स। तो जब वो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, देन इट अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस, तब तो ये इसके अंदर आना चाहिए ना। ये मेरे कहने का मतलब है। इस पे कभी आपने विचार नहीं बनाया, जिसको विचार बना दिया 1911 में क्लार्क मैक्सवेल ने। रही बात कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता, तो आपके घर में अगर टेलीविज़न वगैरह हो
तो उसमें कहीं पे चार्ज 2 तार ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, वहाँ तार निकालिए, जैसे ही उसको एक दूसरे में ऑसिलेट कराएंगे, मतलब रिलेटिव मोशन कराएंगे, तुरंत उसमें से आवाज़ निकलेगी उसके स्पीकर से। इसका मतलब वो चार्ज वायर्स है वो कोई न कोई वेव्स जनरेट कर रहा है जो आपका स्पीकर उसको रिसीव कर रहा है, इसलिए उसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। तो ये तो आप उस कंसेप्ट से क्लियर हो गए कि चार्ज पार्टिकल्स व्हेन मूव्स दैट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ तो तक क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उस नाभिक में नहीं रह सकता, ऐसा क्या कारण है? अब तक तो यहाँ तक पढ़ के हम लोग आ गए। पहले भी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित चीज़ें बनी होंगी। मैंने आपको कहा कि आपके दिमाग में एट ए टाइम स्कोर ऑफ द डाउट्स मस्ट बी एग्जिस्ट। आपके दिमाग में 20 तो ऐसे होने चाहिए, ध्यान में रखे रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते। इस पे कभी कभी आपको विचार तो करना चाहिए था, तब उसके रिजल्ट आपके सामने आते। अब समझ लीजिए क्या स्थिति है, ये छोड़ देते हैं डाउट्स आपके ऊपर। क्या चीज? नाभिक होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन और केंद्रीय बल लगाता है, हाँ, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक नहीं कर सकता। अभी केंद्रीय बल ज्यादा है, अब केंद्रीय बल ज्यादा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ही ज्यादा है तभी तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं तो क्या होता कि यहाँ जो सेंटर है और ये मास इसको रिवॉल्व कर रहा है, इधर वाला फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो देन टेंजेंशियली गिवन अप, तब तो ये छोड़कर के बाहर निकल जाएगा। वही आप एक बॉक्स या एक सॉलिड मटेरियल से थ्रेड से बांध दीजिए और फिर इसको सराउंड कराइए। देन व्हाट विल हैपन? व्हेन द टेंशन ऑफ द थ्रेड इज सफिशिएंट, then it revolves around the center of, otherwise when it is broken out, जब थ्रेड टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके टेंजेंशियली वो निकल जाएगा वो बॉडी,